हाँ बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोग सततता की परिभाषा सीख चुके हैं। फलन एक बिंदु पर और एक अंतराल में सतत कब होता है वो हम देख चुके हैं। किसी भी फलन के एक बिंदु पर सतत होने के लिए उसके दाईं ओर से सीमा और बाईं ओर से सीमा बराबर होनी चाहिए और वो दोनों संख्या बराबर होनी चाहिए x बराबर a बिंदु पर फंक्शन के मान के बराबर। सब वैल्यू निश्चित होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, तभी वो फलन सतत कहलाता है। उसी प्रकार हमने एक अंतराल में कब फलन सतत होता है, खुले अंतराल में, बंद अंतराल में, सब पढ़ा। उसी थ्योरी को आज हम, और उसके हमने कुछ प्रश्न भी करे, उसी थ्योरी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज आप सबसे पहले कुछ नोट लिखेंगे और नोट में सबसे पहले पहला पॉइंट लिखेंगे कि यदि कोई फलन x बराबर a बिंदु पर सतत है तो वो फलन निश्चित तौर पर उसकी फलन की सीमा भी अस्तित्व में होगी। ठीक है ना। यदि, अलग से हमें चेक नहीं करना है, यदि x बराबर a पर fx सतत है तब f की सीमा एग्जिस्ट करेगी, अस्तित्व में होगी। इसका उल्टा हमेशा सत्य नहीं। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, कंटिन्यूटी मतलब सततता जो होती है वो ये दर्शाती है कि लिमिट x अप्रोचेज a fx अस्तित्व में है, जबकि लिमिट x अप्रोचेज a fx ये नहीं दर्शाती कि फलन सतत है। आ रही क्या बात समझ में? कंटिन्यूटी है, फंक्शन की सततता है x बराबर a बिंदु पर, तो उसकी सीमा निश्चित तौर पर एग्जिस्ट करेगी। पर यदि फंक्शन की सीमा एग्जिस्ट करती है तो ये जरूरी नहीं कि फलन सतत हो। ऐसा क्या हो सकता है, लिमिट एग्जिस्ट करे पर फलन सतत ना हो, असतत हो जाए? तो उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो कि लिमिट x अप्रोचेज a fx बराबर नहीं है f ऑफ a के, या ऐसा हो सकता है कि f ऑफ a खुद अस्तित्व में नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है ना। आप ये सब चीजें चाहें तो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में 6 ग्राफ बनाए थे, उनमें से यही ग्राफ बने थे जिनको देख देख के आपको समझ में आने वाला है। ठीक है क्या? तो सततता लिमिट को पूरा करने के लिए काफी है, पर अगर लिमिट अस्तित्व में है तो फलन सतत होगा ये जरूरी नहीं है, हमें चेक करना पड़ता है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है कि यदि x बराबर a पर फलन सतत है तब f ऑफ a परिभाषित है, वह फाइनाइट होगा। फाइनाइट मतलब निश्चित हो, ठीक है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू है। पर f ऑफ a परिभाषित है तब फलन x बराबर a पर सतत हो जरूरी नहीं। समझ में आ रही बात? दोनों चीजें हम नहीं बोल सकते। फलन यदि सतत है तो x बराबर a पर फलन का मान निश्चित तौर पर परिभाषित होगा और वो उसकी सततता या सीमा के ही बराबर होगा। पर यदि फलन का मान एग्जिस्ट कर रहा है तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि फलन सतत हो। जैसा कि भाई एक तो इस प्रकार का हमने ग्राफ देखा था, आपको शायद समझ में आ रहा होगा। इसमें f ऑफ a का मान परिभाषित है पर सीमा के बराबर नहीं है। अच्छा, इसमें एक ऐसा भी हो सकता है कि फलन का मान परिभाषित हो पर सीमा अस्तित्व में नहीं हो। समझ में आ रही बात? पर यदि फलन सतत होगा तो f ऑफ a निश्चित परिभाषित होगा और उसकी वैल्यू उसके सीमा के ही बराबर होगी। ठीक है, तो हम इन स्टेटमेंट को एक ही तरफ से बोल सकते हैं, उल्टा उस स्टेटमेंट का सही नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये भी बहुत जरूरी है
कि हम फलन की सततता उसके प्रांत में चेक करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, फलन की सततता को उसके प्रांत में ही चेक करते हैं। जैसे अगर बोले y बराबर tan x अपने प्रांत में सतत है, तो ये कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि जब हम tan x का ग्राफ देखते हैं, tan x का आरेख देखते हैं, तो आपको पता है कि विषम मल्टीपल π/2 के उसकी प्रांत में नहीं होते। तो ऐसे देखने में तो हमें समझ में आ रहा है कि π/2 पर फंक्शन जो है वो टूट रहा है, ग्राफ टूट रहा है, पर π/2 उसकी प्रांत में नहीं था। तो अगर हम बोले उसकी प्रांत में क्या tan x सतत है, तो हाँ वो सतत है। पर यदि कोई जबरदस्ती बोले x बराबर π/2 पर y बराबर tan x कैसा है, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे असतत। पर अगर हमारे को बोला है प्रांत में बताओ, तो उसकी प्रांत में, क्योंकि π/2 तो प्रांत में होता ही नहीं है, तो हम उस पॉइंट पर बात ही नहीं करते। उसके अलावा हर बिंदु पर फलन क्या है, ग्राफ हमेशा कैसा है, सतत फलन। समझ में आती है बात? लिखा हुआ है तो हम देखेंगे, लिखा हुआ नहीं है, प्रांत लिखा है, तो प्रांत में हमें देखना है कि कहीं ग्राफ टूट तो नहीं रहा। जैसे महत्तम पूर्णांक फलन तो अपने प्रांत में ही असतत होता है। जैसे पूर्णांक संख्या डाला, 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, तो उसका ग्राफ टूट जाता है, सही है, तो वो तो उसकी प्रांत में ही था। इसमें π/2 प्रांत में है ही नहीं, तो हम उसमें बात नहीं कर रहे। अगर प्रांत लिखा है तो सतत है, पर अगर लिख दें कि x बराबर π/2 पर बताओ तो फंक्शन टूट गया, तब ये फलन असतत फलन है। ठीक है बेटा, ये हो गया इसका तीसरा पॉइंट। अच्छा, चौथा पॉइंट है जो बिंदु फलन होते हैं। बिंदु फलन, आपको याद है बिंदु फलन क्या होते हैं? नहीं याद तो मैं फिर से बोल देता हूं, एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। बिंदु फलन वो फलन होते हैं जो सिर्फ x के एक बिंदु पर परिभाषित होते हैं। ठीक है, तो जो बिंदु फलन है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए तौर पे आपको बताऊं, fx बराबर √x - 2 प्लस √2 - x। इसका प्रांत क्या है, x 2 से ज्यादा, इसका प्रांत क्या है, x 2 से कम। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, x बराबर 2। तो इसकी प्रांत में सिर्फ एक बिंदु है, तो ऐसे फलन कैसे फलन कहलाते हैं, बिंदु फलन। तो बिंदु फलन को सतत माना जाता है। समझ में आ गई बात? क्योंकि वो सिर्फ एक ही बिंदु, उसकी प्रांत में एक ही बिंदु है, तो उस बिंदु पर हम सभी बिंदु फलन को सतत फलन मानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया इसका चौथा पॉइंट। ठीक है, और जो पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट ये है कि यदि fx एकेकी और आच्छादक फलन है पर वो सतत नहीं है, तो उसका प्रतिलोम सतत हो सकता है। ठीक है ना, fx असतत है पर उसका प्रतिलोम सतत हो सकता है। वो आपको प्रतिलोम फलन निकालकर चेक करना पड़ेगा उसकी प्रांत में कि वो सतत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो सतत हो सकता है, ऐसा नहीं है कि फलन असतत है तो उसका प्रतिलोम भी असतत होगा। हाँ, बस ये ध्यान रखना है, fx एकेकी आच्छादक हो तभी हम उसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नोट के पॉइंट हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब हम कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर लेते हैं इसमें, जिससे आपको और बढ़िया कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे अब आप लोग। fx बराबर 3 माइनस महत्तम पूर्णांक cot इनवर्स 2x क्यूब माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर भिन्नांश भाग x स्क्वायर इंटू कॉस e की घात 1/x। ये है यदि x 0 से ज़्यादा है और ये है जब x 0 से थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो क्वेश्चन है f(0) का मान ज्ञात करें यदि fx को
x बराबर 0 पर सतत बनाया जा सकता है। ठीक है, हमें f ऑफ 0 का मान ज्ञात करना है यदि हम fx को 0 पर सतत बना सकते हैं तो। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट है ये महत्तम पूर्णांक फलन है, ऐसा दिया गया है। तो बेटा फलन को सतत बनाने की सबसे पहली जरूरी कंडीशन है कि उसकी सीमा अस्तित्व में हो। अच्छा, फलन अगर सीमा अस्तित्व में होगी तो जो LHL और RHL दाईं ओर से और बाईं ओर से फलन की सीमा होगी, वही उस बिंदु पर फलन का मान होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक एक करके करते हैं। हम सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब जब x 0 प्लस की तरफ जा रहा है, तो x जब 0 से बड़ा है तो फलन कितना है बेटा 3 माइनस कॉट इनवर्स, महत्तम पूर्णांक किसका, कॉट इनवर्स का। अच्छा, मैं x स्क्वायर से भाग दे रहा हूं इसको। x स्क्वायर से जब मैं भाग दूंगा तो ये कितना बनेगा बेटा 2x माइनस 3/x स्क्वायर। सही बात है। अब आपको ध्यान से देखना है, x जा रहा है 0 प्लस, तो बेटा 2x तो जाएगा 0 प्लस की तरफ और 3/x स्क्वायर जाएगा अनंत की तरफ। जाएगा क्या, जब 0 से भाग देंगे 3 को तो अनंत, तो जब 0 प्लस में से अनंत घटाओगे तो 2x माइनस 3/x स्क्वायर क्या माइनस अनंत की तरफ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं बेटा कॉट इनवर्स x के ग्राफ की, जो आपको बिल्कुल एकदम रटा होना चाहिए, तभी आप जल्दी से कर पाओगे। ये किसका ग्राफ बनाया मैंने, कॉट इनवर्स x का। अगर कॉट इनवर्स के ग्राफ में इनपुट माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो उसका मान किसकी तरफ जाएगा बेटा, पाई की तरफ जाएगा। ठीक है ना, पाई से थोड़ा सा कम ही होगा। अच्छा, अब सीमा तो बाहर चढ़ी हुई है। सीमा जब बाहर चढ़ी होती है तो पहले, क्योंकि ये वाली संख्या पाई माइनस की तरफ जा रही थी, पहले निकलेगा महत्तम पूर्णांक। तो ये बन गया लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस 3 माइनस महत्तम पूर्णांक ऑफ पाई माइनस, मतलब 3 माइनस 3 कितना हो गया 0। तो इसकी जो राइट हैंड लिमिट है उसका मान आ गया 0। अब हम निकालेंगे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब लिमिट x किसकी तरफ जा रहा है 0 माइनस महत्तम पूर्णांक ऑफ x स्क्वायर। अच्छा, अगर 0 नेगेटिव का स्क्वायर भी करूंगा तो भी वो वाली संख्या पॉजिटिव ही आएगी, इनटू कॉस ऑफ e की पावर 1/0 माइनस। अच्छा, 1/0 माइनस मतलब एक को ऋणात्मक 0 की तरफ ऋणात्मक संख्या से बढ़ूंगा तो ये संख्या ऋणात्मक अनंत की तरफ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ई की पावर माइनस इंफिनिटी। अच्छा, ई की पावर माइनस इंफिनिटी किसकी तरफ जाता है बेटा, 0 की तरफ। ये मैं और ये मैं क्वेश्चन में लिखना भूल गया अगेन, ये है भिन्नांक भागफल, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 की तरफ जा रहा है और cos 0 1 की तरफ जा रहा है, तो 0 इंटू 1 किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। तो हमने देखा दाईं ओर और बाईं ओर से सीमा दोनों बराबर निश्चित संख्या 0 आ गई, तो इसका मतलब 0 पर फंक्शन को परिभाषित करना पॉसिबल है। और अगर फंक्शन को सतत बनाना है तो क्या उसकी वैल्यू जो सीमा की वैल्यू है उसी के बराबर होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया, 0। f ऑफ 0 का मान 0 होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा ये प्रश्न। और आगे चलते हैं, बढ़िया एक और क्वेश्चन है वो भी हम हल करते हैं। हाँ बेटा, अगला प्रश्न है, हमें fx दिया हुआ है, लिमिट n पर चढ़ी है, n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, x की घात 2n-1 प्लस ax स्क्वायर प्लस। थैंक यू प्यारे बच्चों, आप सभी हमारे मोशन के जो वीडियोस हैं उनको आप देख रहे हैं और अपना प्यार हम सबके साथ बांट रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है ताकि आप हमारे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स आराम से देख सकें, उसके लिए आप लिंक पर जाके क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। उसके अलावा अगर आप हमारे डाउट्स सॉल्विंग उसको एनरोल करना चाहते हैं, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी चाहते हैं, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसमें जो प्रीमियम हमारा अकाउंट है उस पर क्लिक करके आप उसको एनरोल कर सकते हैं। bx अपॉन x की घात 2n+1। ठीक है, क्वेश्चन है, यदि fx x बिलोंग्स टू r के लिए सतत है
तब a व b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अगर ये फलन x के सभी मानों के लिए सतत है तो a और b की क्या वैल्यू होगी। अच्छा चलिए, इसको देखकर क्या याद आता है, क्या समझ आता है। हमें पहले fx को सतत बनाना है तो पहले fx निकालना होगा। fx में खुद एक लिमिट है, लिमिट n पर है। क्या कहते थे इसे हम? बिल्ट इन सीमा कहते थे। सीमा n अनंत की तरफ और n है घात में। तो हमें इसमें इस प्रकार से एडजस्टमेंट करना है कि पावर में सिर्फ n रहे और ऊपर और नीचे आधार सेम हो जाए। तो देखिए मैंने इसको कैसे लिखा बेटा, मैंने इसको लिखा लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी x की पावर 2n माइनस 1 को क्या मैं x स्क्वायर की पावर n अपॉन x लिख सकता हूं। तो 2n माइनस 1 हो जाएगा प्लस ax स्क्वायर प्लस bx अपॉन x स्क्वायर की पावर। अब ध्यान से देखो, पावर में सिर्फ n, इधर आधार x स्क्वायर, इधर आधार x स्क्वायर प्लस 1, इस प्रकार से हो गए। अब फलन को परिभाषित करने के लिए क्या हमें पहले 3 केस बनाने पड़ेंगे? हाँ सर बिल्कुल 3 केस बनाने पड़ेंगे। क्या क्या केस बनेंगे आप बताएंगे? यदि x स्क्वायर 1 से ज्यादा है, x स्क्वायर 1 से कम है और x स्क्वायर 1 है तो क्या हो? x स्क्वायर 1 से ज्यादा का मतलब x किस अंतराल में है? माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत। इसका मतलब x -1 से 1 के बीच में है। और इसका मतलब 2 केस हो गए भाई, सही बात है। x स्क्वायर 1 का मतलब क्या क्या हो गया? या तो x 1 होगा, मैं अलग से लिख लेता हूं, या तो x 1 होगा या x -1 होगा। ये 2 हिस्से थे x स्क्वायर बराबर 1 के। ठीक है, जिस समय x स्क्वायर 1 से ज्यादा है, आधार 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा की पावर अनंत इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अनंत अपॉन अनंत में हम दोनों के गुणांकों का अनुपात लेते हैं, ऊपर है 1/x और नीचे है 1, तो ये फंक्शन हो गया 1/x। जिस समय x स्क्वायर 1 से छोटा होता है, 1 से छोटे की पावर इन्फिनिटी 0 की तरफ जाता है, तो ये 0 गया, ये 0 गया, तो फंक्शन कितना बन गया बेटा? फंक्शन बन गया ax स्क्वायर प्लस bx। जिस समय x 1 है, अगर मैं x को 1 रख दूं तो x को 1 रखने पे ये 1 हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, तो a प्लस b प्लस 1 अपॉन 2, a प्लस b प्लस 1 अपॉन 2। जिस समय x -1 है, -1 की विषम घात -1 हो गई, ये सम घात +1 हो गई, ये विषम घात, तो a माइनस बी माइनस 1 अपॉन सम घात 1 हो गई अपॉन 2, ये x -1 पर वैल्यू आ गई। अब अगर हमें इस फंक्शन को x के सभी मानों के लिए सतत बनाना है, इसका मतलब 1 पर फंक्शन की वैल्यू 1 पे जो सीमा है उसके बराबर होनी चाहिए, 1 पर जो फंक्शन की वैल्यू है -1 पर सीमा के बराबर होनी चाहिए, ऐसा हमें करना है। तो अगर मैं आपसे बोलूं लिमिट x अप्रोचेज 1 प्लस कितना है, तो 1 प्लस पर फंक्शन की लिमिट 1/x से आएगी तो वैल्यू 1 होगी। और ये वाली वैल्यू x बराबर 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? a प्लस बी प्लस 1/2 के बराबर होगी। तो यहाँ से मुझे एक कंडीशन पता चल गई कि a प्लस बी का मान 1 होना चाहिए। सही है बेटा। उसी प्रकार से यदि मैं लिमिट x अप्रोचेज 1 माइनस करूँ तो 1 माइनस पर फंक्शन की वैल्यू कहाँ से आएगी? यहाँ से आएगी। तो 1 माइनस 1 से कम वैल्यू कितनी हो गई? ax स्क्वायर प्लस bx। कितना होगा बेटा? ये वैल्यू a प्लस बी के बराबर हो। सही है। और ये वाली वैल्यू लिमिट 1 के बराबर होनी चाहिए। तो आप देखो कि नया तो कोई हमें हासिल नहीं हुआ, वही इक्वेशन दोबारा हासिल हो गई। तो हम सही हल कर रहे हैं, ये हमारे चेकिंग के लिए हो गया एक तरीके। अच्छा, ये तो हमने 1 पर बात कर ली। इसी प्रकार से -1 पर परिभाषा बदल रही है, तो अब हम लिमिट निकालेंगे x अप्रोचेज -1 प्लस पर। तो जब -1 प्लस की बात करूं, -1 से थोड़ा सा ज्यादा, फंक्शन यहां पर लिखा हुआ है कितना? ax स्क्वायर प्लस bx। तो ax स्क्वायर प्लस bx का मान कितना हो जाएगा बेटा? ये वाली वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस पर, ये वैल्यू हो गई a माइनस बी पे। और ये वाली लिमिट होगी लिमिट x अप्रोचेज -1 माइनस, तो -1 से छोटी वाली संख्या आएगी 1/x से, तो इसमें -1 रख दें तो a माइनस बी हो गया -1 के बराबर। सही बात है। तो ये एक दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई, इक्वेशन नंबर 2। चाहो तो आप इसको इसके बराबर करके भी हल कर सकते थे। क्या आता बताओ? a माइनस बी की वैल्यू होती a माइनस बी माइनस 1/2, तो 2a माइनस 2b बराबर a माइनस बी माइनस 1, a माइनस बी बराबर -1। वही इक्वेशन दोबारा है। तो इन दोनों की मदद से हमें a और b निकालना है। दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो a का मान तो 0 हो गया, तो b का मान 1 हो गया। हमसे a और b का मान पूछा था, तो ये इसका आंसर हो गया। आ गई बात समझ में बेटा? बिल्कुल करने की। हमें बिल्ट इन लिमिट से भी सततता आनी चाहिए। तो पहले हमने फलन को परिभाषित किया, फलन परिभाषित आने के बाद जहां उसकी परिभाषा बदल रही, 1 पर बदल रही है, -1 पर बदल रही है,
तो हमने 1 और -1 पर, क्योंकि फलन सभी मानों के लिए सतत था, तो जहां परिभाषा बदलती है उन बिंदुओं पर लिमिट को बराबर कर देते हैं। उससे समीकरण बन गए। 2 समीकरण चाहिए थे क्योंकि 2 वेरिएबल थे, दोनों को हल करके ए और बी का मान निकाल लिए। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा इस पर एक अच्छा सा बढ़िया सा प्रश्न। ये अगर आपने सही से कर लिया तो आपको बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अब हम एक और टाइप का प्रश्न करते हैं। इसको भी आपको ध्यान से सीखना है क्योंकि ये प्रश्न बहुत कॉमन है, बहुत इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अब हम धीरे धीरे थोड़ा सा ग्राफ के पार्ट पर पहुंच जाते हैं। जैसे कोई प्रश्न है, f x बराबर -2 से 2 पर निम्न प्रकार से परिभाषित है। चलिए परिभाषित कैसे है वो हम देख लेते हैं। फंक्शन परिभाषित कर रखा है f(x) बराबर, पहले आप प्रश्न लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम प्रश्न फलन बनाते हैं। √4 - x², 4 - x² का वर्गमूल, और वर्गमूल है 1 + x² का। ये तो है जब x -2 से 0 तक है, और फंक्शन है मिनिमम, किसका मिनिमम? √4 - x² और 1 + x² का। और ये तब है जब x 0 से लेकर 2 तक। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या चीज लिखा है, मैक्सिमम और मिनिमम? इसका ये मतलब है बेटा कि 2 फलन है, एक है √4 - x² और एक है √1 + x²। इन दोनों फलनों में इस अंतराल में जो फलन का मान बड़ा होगा, मैक्सिमम मतलब बड़ा ज्यादा होगा, वो फलन आपको देखना है। हो सकता है पूरे अंतराल में ये ज्यादा हो, या पूरे अंतराल में ये ज्यादा हो, या ऐसा हो सकता है -2 से 0 में कुछ x के लिए ये ज्यादा हो और कुछ x के लिए ये ज्यादा हो। ऐसे ही मिनिमम की बात हो रही है। तो ये सब तब पता चलेगा जब मैं दोनों फलनों के अलग अलग ग्राफ बनाऊं। कौन से 2 फलन? एक तो है y बराबर √4 - x² और एक है y बराबर √1 + x²। ठीक है क्या? अच्छा, ये जो है अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ x² + y² बराबर 4 जैसा है, और ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये y² - x² बराबर 1। ये कुछ वृत्त जैसा लग रहा है और ये अतिपरवलय जैसा लग रहा है। बेसिकली अभी हमें इतना ज्यादा ज्ञान इसका जरूरी नहीं है कि वृत्त है कि अतिपरवलय। वृत्त तो शायद पता ही होगा, अतिपरवलय नहीं भी पता। तो हम ग्राफ कैसे बनाएं? तो देखिए ग्राफ बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हम पूरा -2 से 2, देखिए फलन ऊपर नीचे सेम ही है, तो पूरा ग्राफ पहले बना लेते हैं। कैसा ग्राफ बनाएंगे देखते हैं। x और ये y, ठीक है। पहले हम बना रहे हैं y बराबर √4 - x² का। अच्छा, ये जो फलन है ये मुझे सम फलन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताओ सम फलन कैसे? ये कुछ चीजें जो हम चेक कर सकते हैं। x को -x से प्रतिस्थापित करोगे तो फलन में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो सम फलन y अक्ष के सापेक्ष समित होता है। तो यदि मैं 0 से 2 तक का ग्राफ बना लूं तो उसका मिरर इमेज, उसका प्रतिबिंब मैं पीछे बना लूंगा, y अक्ष के बन जाए। तो जब मैं x को 0 रखूंगा तो y की वैल्यू √4 मतलब 2 आएगी। x को 0 रखने पे y की वैल्यू 2, और x अधिकतम 2 तक जाएगा तो 2 रखने पे वैल्यू कितनी हो गई? 0। या जैसे मैंने बोला वृत्त इस प्रकार से, पर बस हमें 0 से 2 तक का उसका ग्राफ बनाना है। तो x जब 0 से 2 तक का ग्राफ बनेगा तो बेटा वो कुछ इस प्रकार का ग्राफ बन जाएगा। ये हो गया x बराबर 2 पर वैल्यू, और ये हो गई x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू, जो कि 2 के बराबर, ये x बराबर 0 पर। और क्योंकि ये समफलन था तो यही ग्राफ इसका प्रतिबिंब मतलब y अक्ष के पीछे मैं बना लूं। तो ये -2 से लेकर 2 तक का ग्राफ हो गया। तो जो मैंने व्हाइट चौक से बनाया है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये व्हाइट चौक से जो मैंने ग्राफ बनाया है ये किसका ग्राफ हो गया बेटा? ये हो गया y बराबर √4 - x² का। अब मैं y बराबर √1 + x² का बनाऊंगा। फलन तो ये भी सम फलन है, x को -x से रिप्लेस किया तो 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। x को 0 रखने पर y की वैल्यू आ रही है 1, यहां से शुरू होगा ये। और जैसे जैसे x की वैल्यू को मैं बढ़ाता जा रहा हूं, 1 + x² है ना, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को बढ़ाता जा रहा हूं
तो y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। x को 2 रखने पे वैल्यू √5 तक पहुंच गई। x की वैल्यू 2 रखने पर √5, अच्छा ये वैल्यू 2 थी तो √5 तो और ज्यादा होगा, तो √5 तक पहुंच गई। तो कुछ इस प्रकार से ये ग्राफ जा रहा होगा। अभी सिर्फ हमें बढ़ता हुआ ग्राफ जो है बनाना है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, येलो चौक से मैं ये बना देता हूँ। तो ये जो येलो चौक से बनाया है ये √1 + x² का ग्राफ है, और जो व्हाइट चौक से बनाया है वो √4 - x² का ग्राफ है। और क्योंकि ये सम फलन था, ठीक है क्या, तो यही ग्राफ इस प्रकार से पीछे भी बना लें। थोड़ा सा गलत हो गया, फिर से बना लेते हैं, ठीक है क्या, ये ग्राफ बन गया, बहुत बढ़िया। अब हमारा काम, तो हमने पहले क्या किया बेटा, कुछ नहीं किया, अभी तक हम मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं देख रहे हैं। अभी जो हमारे पास दो फलन थे, हमें सिर्फ सही सही तरीके से उनके दोनों के ग्राफ बनाने। अब हमारा काम शुरू होता है। अब हम पहले बात करेंगे कौन से अंतराल में, -2 से 0। तो -2 से 0 में हमें इन दोनों फलनों का मैक्सिमम मतलब बड़ी वैल्यू निकालनी। बड़ा मतलब क्या होता है, जहां फंक्शन का मान ज्यादा। तो जैसे ही मैं -2 से शुरू कर रहा हूं तो मुझे ये ज्यादा लग रहा है, तो इसको तो मैं ऐसे मार्क करता जा रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए कि कौन सा फलन ज्यादा। यहां तक चलते 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 ये वाला फलन ज्यादा था। अच्छा, इस बिंदु के बाद अब ये बिंदु कौन सा है, अब आप कहेंगे सर ये बिंदु कौन सा है, तो हमें ये पता चलेगा जब हम इन दोनों फलनों को आपस में हल करेंगे। तो आपस में हल करने का मतलब जब ये दोनों बराबर हैं। अच्छा, बराबर के लिए मैंने वर्ग कर दिया, तो 4 - x² जब 1 + x² के बराबर है, या 3 = 2x² है, या जब x की वैल्यू ±√3/2 के बराबर होगी। तो ये जो x का मान है ये ऋणात्मक है, तो ये -√3/2 होगी। इसके बाद मुझे ये लग रहा है कि जो फलन मेरा बढ़ता हुआ होगा वो ये वाला फलन। भाई इन दोनों में से जो ऊपर फलन है उसको मैंने हाईलाइट कर लिया। आगे क्या बात समझ में, तो ये फंक्शन मेरा ज्यादा होगा। अब आगे बात करते हैं 0 से 2 में। इन दोनों में मिनिमम मतलब जो छोटा फंक्शन है, तो 0 से 2 में जो नीचे फंक्शन है उसको मैं हाईलाइट करूं, तो ये मैंने हाईलाइट करना शुरू कर दिया, यहां तक पहुंच गए। अच्छा, ये वाला पॉइंट कितना होगा आप पूछेंगे, तो ये वाला पॉइंट वापस से मैं अभी निकाल चुका हूं, दोनों को हल कर चुका हूं। प्लस वाला x की वैल्यू +√3/2 होगी। और इसके बाद क्योंकि मुझे मिनिमम वैल्यू लेनी है, तो मिनिमम वैल्यू यहां से आएगी। आगे क्या बात समझ में। अब अगर आपको इस फलन का ग्राफ ध्यान से देखना है तो हमें क्या करना है, मैं इसको अलग से दोबारा से बना लेता हूं। जो मैंने हाईलाइट किया सिर्फ वो वाला पोर्शन में बनाऊं। तो जब मैं शुरू करूंगा ऊपर, पहले कुछ इस प्रकार का ग्राफ आएगा, उसके बाद कुछ इस प्रकार का ग्राफ आएगा, और x = 0 शामिल था। तो यहां जब x = 0 जहां शामिल है उसको तो मैं कर दूंगा बंद। समझ में आ गई क्या बात। ये शुरू हुआ था -2 से, बीच में ये ऐसे शार्प चोंच से बनी किंक जिसे हम कहते हैं, ये होगा -√3/2, ठीक है ना, शार्प कॉर्नर कहते हैं हम। यहाँ गया, ये 0 तक गया। ये वाली वैल्यू कितनी है वो निकाल सकते हैं, मतलब ये 2 होगी, ये √5 के बराबर। उसके आगे फलन जब शुरू हुआ तो यहाँ खुले अंतराल से स्टार्ट होगा, क्योंकि इधर x0 शामिल नहीं है, और जो हाईलाइट कर रखा है हमें वो बनाना है, ठीक है। थोड़ा और नीचे से शुरू होगा, ये यहाँ तक जाएगा और उसके बाद इस प्रकार से खत्म हो जाए। ये कहाँ जाके खत्म हुआ बेटा, 2 पर। ये वाली जो वैल्यू हुई ये +√3/2 के बराबर। तो अगर हमें इसकी सततता की बात करनी है, निम्न प्रकार से परिभाषित है, हमें बताना था कि ये -2 से 2 में किस बिंदु पर असतत है, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि इसका जो ग्राफ है x = 0 पर टूट रहा है, तो ये x = 0 पर असतत है। उसके अलावा ये -2 से 2, -2 अंत बिंदु है, -2 पे दाईं ओर से सतत है, 2 पर बाईं ओर से सतत है, तो उस अंतराल में सिर्फ एक बिंदु पर असतत हो। तो जब इस प्रकार से मैक्सिमम और मिनिमम लिखा हो तो ग्राफ बना के हल करना ही सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और देता हूं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और आगे धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आता जाएगी, ठीक है। प्यारे बच्चों, हमें रोज ढेरों और ढेरों कमेंट्स मिल रहे हैं
और उसमें हमें स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी आ रही है कि सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो चाहिए या इस पर्टिकुलर टॉपिक के हमें कुछ क्वेश्चंस चाहिए। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मोशन के जो है यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, उसके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि हमें ज़्यादातर जिन चीज़ों की रिक्वेस्ट मिल रही है, जिस वीडियो की रिक्वेस्ट मिल रही है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने ऑलमोस्ट सारे ही जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड कर रखे हैं। तो आप उसको आराम से एनरोल करके वीडियोज़ देख सकते हैं ताकि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा उठा सकें। तो आपको अगर मैं सिखाने के लिए मान लीजिए बोलूं कि आपको fx बराबर मिनिमम ऑफ 1 कॉमा एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब का ग्राफ बनाना है 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। ये आपको इसका आरेख बनाकर दिखाना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये आपको चेक करना है। तो हमें इसमें कुल कितने फलन दिख रहे हैं आप ध्यान से देखो तो 3 फंक्शन है, fx इक्वल्स टू 1, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो हम पहले तीनों का ग्राफ बनाएंगे, फिर इस अंतराल में 0 से 2 में जो मिनिमम, जो सबसे छोटी वैल्यू उसको हाईलाइट करके ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो हमें कौन कौन से ग्राफ चाहिए बेटा? फलन चाहिए fx इक्वल्स टू 1, एक चाहिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और एक चाहिए y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अच्छा, कुछ चीज मैं आपको बता दूं कि जब x 0 से लेकर 1 तक होगा, जब x 0 से 1 मतलब x खुद एक भिन्नांश संख्या है, एक खुद 1 से छोटी संख्या है, तो निश्चित तौर पर जैसे जैसे घात बढ़ती है उसकी वैल्यू कम होती रहती है। तो 1 बड़ा होगा एक्स स्क्वायर से और एक्स स्क्वायर बड़ा होगा एक्स क्यूब से। पर जैसे ही x की वैल्यू 1 से 2 जाएगी, ये चीज उल्टी हो जाने वाली है, क्योंकि एक्स क्यूब अब सबसे बड़ा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बड़ा हो जाएगा 1 से। और आप ये देख सकते हो कि x बराबर 1 पर 1 बराबर एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब है। 1 पर सब चीजें, तीनों फलन जो है वो बराबर, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर मैं ग्राफ बनाऊं, जीरो से लेके 2 तक बनाना है। कौन कौन सी लाइन है बेटा? एक है y बराबर 1 लाइन, तो मैंने एक तो लाइन खींच दी, ठीक है। ये है y बराबर 1 लाइन, x अक्ष और ये y अक्ष, ठीक है। अब एक बनाना है y बराबर एक्स स्क्वायर, परवलय होता है जिसका मुंह ऊपर की तरफ खुलता है, तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ मान लो मैं येलो चौक से बनाता हूँ, ठीक है। ये कहाँ प्रतिच्छेद करेंगे? अब आपके समझ में आना चाहिए कि ये x बराबर 1 पर प्रतिच्छेद करेंगे। और अब मेरे को बनाना है y बराबर एक्स क्यूब। मैंने देखा 0 से 1 में एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से भी छोटा होगा, तो जब एक्स क्यूब का ग्राफ होगा वो एक्स क्यूब के नीचे नीचे जाएगा। x बराबर 1 पर दोनों बराबर हो जाएंगे, इनफैक्ट x बराबर 1 पे तीनों बराबर थे, और 1 के बाद एक्स क्यूब 1 से तो ज्यादा है ही, एक्स स्क्वायर से भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा। बेटा ये जो ग्राफ होगा ये एक्स स्क्वायर से ज्यादा तेजी से, अब आप देखो किसी एक पॉइंट पर नीचे देखो तो एक्स स्क्वायर के सापेक्ष एक्स क्यूब का मान ज्यादा होगा। तो ये जो ऑरेंज चौक से बनाया ये एक्स क्यूब का ग्राफ, हमें 1 के बजाय कहां तक जाना था बेटा? हमें 2 तक जाना था। मान लेते हैं 2 कहीं यहां पर आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा समझने के लिए मान लेते हैं ये जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है और ये वाला ग्राफ कुछ इस प्रकार से बढ़ रहा है, तो यहां कहीं x बराबर 2 आ रहा है, ठीक है। 2 पर ये वाली वैल्यू तो 4 के बराबर होगी और 2 पर इस फलन की जो वैल्यू होगी वो 8 के बराबर होगी। होगी नहीं होगी भाई? रख के देख लो, 2 का क्यूब और 2 का स्क्वायर। अब हमें इनका क्या लेना था? मिनिमम लेना था। तो 0 से 1 में पहले तो मिनिमम कौन सा है? एक्स क्यूब सबसे छोटा है, तो ये ग्राफ हो गया एक्स क्यूब का 0 से लेकर 1 तक। 1 पर अब ग्राफ बदलने वाला है क्योंकि सबसे छोटा फंक्शन 1 हो गया, तो 1 से लेकर 2 तक मिनिमम वैल्यू 1। तो इसका जो ग्राफ है ये जो मैंने हाईलाइट करके आपको दिखाया है 0 से लेकर 1 तक, तो एक्स क्यूब और उसके बाद 1, ये इसका ग्राफ बन जाए।
तो इस प्रकार से ये ग्राफ हम बनाते हैं। जब ऐसे मिनिमम मैक्सिमम लिखा होता है तो आगे जो भी फंक्शन है हम पहले उन सभी फंक्शनों को बना लेते हैं, फिर उनमें से हम मार्क करके देख लेते हैं कि कौन सा फंक्शन कम है या ज्यादा है और उसके अनुरूप हल कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गए कुछ ग्राफ वाले जो क्वेश्चन है कैसे हम करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं असततता के प्रकार। असततता के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। असततता कितनी प्रकार की होती है? असततता कितनी प्रकार की होती है? तो असततता जो होती है वो दो प्रकार की होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहली है विस्थापनीय प्रकार की असततता और अविस्थापनीय प्रकार की असततता। मैंने सबके साथ साथ अंग्रेजी जो उनकी इंग्लिश है वो लिखा हुआ है। विस्थापनीय मतलब रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी, मतलब इस प्रकार की असततता जिसको हटाया जा सके या जिसको वापस से सतत बनाया जा सके, विस्थापनीय प्रकार की। और अविस्थापनीय प्रकार इररिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इररिमूवेबल मतलब ऐसी असततता जिसको हटाया ना जा सके। तो पहले दोनों की क्या परिभाषा है? विस्थापनीय प्रकार की असततता वो असततता होती है जिसमें लिमिट x अप्रोचेस a fx, सीमा x a की तरफ जा रहा है, fx अस्तित्व में है। लिमिट के अस्तित्व में होने का मतलब fx का दाईं ओर और बाईं ओर से सीमा बराबर और निश्चित है, पर f ऑफ a या तो परिभाषित नहीं है। देखिए असततता कब होगी? सीमा परिभाषित है पर या तो f ऑफ a परिभाषित ही ना हो या f ऑफ a परिभाषित हो तो वो सीमा के बराबर ना हो। तो इस प्रकार से मतलब हमें इसका ध्यान रखना है कि सीमा अस्तित्व में है, इतना ध्यान रखना है। सीमा अस्तित्व में है। उसके बाद आगे बात आती है सततता में कि f ऑफ a परिभाषित नहीं है या परिभाषित है। तो अगर ऐसा है तो हम इसको विस्थापनीय प्रकार की असततता में डालते हैं, क्योंकि हम अपने फलन को वापस परिभाषित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फलन को f को नए रूप में परिभाषित करके सतत बना सकते हैं। सतत बना सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं वो मैं अभी कुछ क्वेश्चंस लूंगा जिससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर हम फंक्शन को सतत बना सकते हैं तो उसमें विस्थापनीय प्रकार की असततता कहते हैं। ये याद रखना इसलिए जरूरी है बेटा क्योंकि क्वेश्चन नाम के साथ ही आ जाता है। फलन देंगे और बोलेंगे x बराबर 0 पर या 1 पर इस फलन में किस प्रकार की असततता है वो हमें चेक करना है। तो यदि x बराबर a सीमा अस्तित्व में है पर या तो f ऑफ a परिभाषित नहीं है। अगर f ऑफ a परिभाषित नहीं होगा तो इसको दो पार्ट में ब्रेक किया गया। अगर f ऑफ a परिभाषित नहीं है तो उसको विलुप्त बिंदु असततता कहते हैं। विस्थापनीय प्रकार की विलुप्त बिंदु असततता। विलुप्त बिंदु मतलब मिसिंग पॉइंट। f ऑफ a परिभाषित नहीं है तो एक बिंदु गायब हो गया, मतलब इसका जो आरेख होगा कुछ इस प्रकार का होगा।
ये आपको समझना है। एफ ऑफ ए परिभाषित नहीं है पर सीमा परिभाषित है, और यदि एफ ऑफ ए परिभाषित है पर एफ ऑफ ए सीमा के बराबर नहीं है, मतलब अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो सीमा तो अस्तित्व में है पर जो एफ ऑफ ए का मान है वो सीमा के बराबर ना होके कहीं और चला गया, कुछ इस प्रकार का ग्राफ, तो उसको विलगित प्रकार की असततता कहते हैं। इन दोनों ही प्रकार की असततता को हम अपने फलन को नए रूप में नए तरीके से परिभाषित करके असततता हटा सकते हैं। कैसे, वो मैं इलस्ट्रेशन बता दूंगा, अभी क्वेश्चन लूंगा। अब आते हैं अविस्थापनीय प्रकार की असततता। पहले आप थ्योरी समझ लो। अविस्थापनीय प्रकार की असततता मतलब हम उस असततता को हटा ना सके, और ऐसा तब होगा जब फलन की x अप्रोचेस a पर fx जो सीमा है वही परिभाषित नहीं है। सीमा ही परिभाषित नहीं है तो हम किसी भी तरीके से फंक्शन को वापस परिभाषित करके असततता नहीं हटा सकते। अब सीमा परिभाषित ना होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो उनको 3 प्रकार में बांटा गया। सीमा कब कब परिभाषित नहीं हो सकती? पहली है परिमित प्रकार की असततता। परिमित मतलब फाइनाइट, नाम से याद रखो परिमित। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट परिमित तो है पर वो दोनों बराबर नहीं है। मतलब कुछ इस प्रकार से, इसमें एफ ऑफ ए का कोई रोल नहीं है। एफ ऑफ ए हो या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब कुछ इस प्रकार का यदि मैं आपको ग्राफ बना के दूं, समझ में आ रही क्या बात? तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ए पर दोनों निश्चित है पर बराबर नहीं है। एफ ऑफ ए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई मतलब नहीं। तो वो होती है परिमित प्रकार की असततता। अपरिमित होती है LHL और RHL में से कोई एक सीमा अनंत या माइनस अनंत की तरफ चले जाए। मतलब अगर मैं कुछ ग्राफ की बात करूं, या दोनों भी जा सकते हैं, कुछ अगर इस प्रकार का इसका ग्राफ बन जाए कि A पर LHL और RHL परिभाषित ही नहीं है, तो भी हम इस पे कहेंगे सीमा अस्तित्व में नहीं है। और सीमा परिभाषित नहीं है तो हम किसी प्रकार से उसको हटा नहीं सकते। बस इसमें क्योंकि लिमिट अपरिमित है तो हम इसको अपरिमित प्रकार की असततता कहते हैं। इसमें सीमा परिमित थी दोनों, तो हम इसको इनमें से कोई एक भी होगी अपरिमित तो भी उसे अपरिमित में रखेंगे। इसमें LHL RHL दोनों परिमित होनी चाहिए तो परिमित प्रकार की, और डोलनीय प्रकार की, ऑसिलेटरी लिमिट जिसे कहते हैं। जैसा कि अगर मैं आपको बोलूं लिमिट x जा रहा है 0 की तरफ, ये हमने सीमा में पढ़ा था साइन 1/x। अब x को 0 रखने पे साइन का कोण अनंत जा रहा है, और साइन का कोण जब अनंत जाता है तो इसकी वैल्यू हमें पता नहीं, बस ये पता है कि फिक्स नहीं पता, डोलनीय प्रकार की होगी, ऑसिलेट करेगी -1 से 1 के बीच में। तो ये भी इररिमूवेबल अविस्थापनीय प्रकार की असततता के अंदर काउंट करा जाता है। तो असततता कितनी प्रकार की होती हैं? 2, विस्थापनीय और अविस्थापनीय। विस्थापनीय मतलब जिसको हटाया जा सके असततता को, वो तब होगा जब सीमा अस्तित्व में होगी। ये कितने प्रकार की होती हैं? 2। इसमें या तो विलुप्त बिंदु होगा या विलगित प्रकार। अविस्थापनीय जिसमें सीमा ही परिभाषित नहीं हो, ये 3 प्रकार की, परिमित प्रकार, अपरिमित और डोलनीय प्रकार। तो सब प्रकार की लिखी गई हैं। एक एक करके मैं आपको इनके एग्जाम्पल्स दे देता हूं ताकि हमें किस प्रकार की असततता है ये समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस, हम जो उसमें आपको पढ़ा रहे हैं, वो पसंद आए तो आप उन वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि वो वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके और वो सब भी उन वीडियोस से अपने आप का फ़ायदा जो है वो ले सकें। आप लोगों का ढेर सारा स्नेह और प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम जो है वो बहुत मोटिवेटेड है, और हम उतने ही मोटिवेशन से आपके बेहतरमंद के लिए बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। पहले मैं आपको देता हूं विस्थापनीय प्रकार की असततताओं का एग्जाम्पल। तो जैसे कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि fx हमें दे रखा है, fx बराबर x² - 9/x - 3, x 3 के बराबर नहीं, कुछ इस प्रकार का फंक्शन। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस फंक्शन को परिभाषित करना है तो ये फंक्शन लिखा हुआ है x - 3 × x + 3 x - 3। x -3 काटा जा सकता है क्योंकि x 3 नहीं है, तो फंक्शन हमारा कितना बन गया? फंक्शन बन गया x + 3। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का आएगा बेटा। एक बिंदु, कौन सा बिंदु? 3 पर, इस पर खुला अंतराल आएगा। तो क्या इस पे लिमिट x अप्रोचेस 3 fx अस्तित्व में है? बिल्कुल है। वही सीमा
जब निकालते हैं तो x3 नहीं होगा, ये हमें पता है, x3 से थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम होगा, तो उस समय इसकी सीमा कितनी होगी, 6। तो हम ये तो देख पा रहे हैं कि इसकी सीमा अस्तित्व में है, पर ये हम देखें कि f(3) जो है वो परिभाषित नहीं है, f(3) परिभाषित नहीं है। तो बेटा ये किस प्रकार की असततता हो गई, ये विलुप्त प्रकार की असततता हो गई, पर ये विस्थापनीय प्रकार है क्योंकि सीमा अस्तित्व में थी। तो हम इसकी असततता कैसे हटा सकते हैं, यदि मैं अपना फंक्शन एक नए रूप में परिभाषित करूं और मैं कुछ ऐसे लिख दूं कि यदि ये x² - 9/(x-3) था जब x3 नहीं है और 6 है जब x3 है, तो मैंने f(3) का मान खुद परिभाषित कर दिया 6 के बराबर। तो उस समय जब इस बिंदु पर कुछ मान नहीं आ रहा था, मैंने जो परिभाषित किया उसके अनुरूप इसकी एक बिंदु जो भर जाएगा तो ये फंक्शन सतत बन जाएगा। समझ में आती है बात। तो हमने इसकी असततता को हटा दिया, विस्थापित कर दिया, तो ये विस्थापनीय प्रकार की असततता कहलाती। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया विलुप्त बिंदु वाला। अच्छा, दूसरा अब हम लेते हैं विलगित प्रकार का। विलगित मतलब f(a) के मान आएगा तो सही, पर वो सीमा के बराबर नहीं आएगा। जैसा कि यदि मैं आपको एग्जाम्पल में लूं, दूसरा एग्जाम्पल f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक x प्लस महत्तम पूर्णांक -x। तो आप ये है महत्तम पूर्णांक फंक्शन। तो आपको ये परिभाषा याद होगी इसकी, ये हमने प्रॉपर्टी गुणधर्म आपने पढ़े होंगे। इसका मान या तो 0 होता है या -1 होता है। 0 कब होता है, जब x पूर्णांक होता है, और -x कब होता है, जब x पूर्णांक नहीं होता है। सही बात है। तो यदि आप इसका आरेख बनाना चाहो तो इसका आरेख किस प्रकार का बनेगा बेटा, हर पूर्णांक संख्या पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, और जब संख्या पूर्णांक नहीं होगी तो इसका मान -1 के बराबर आएगा। तो हर पूर्णांक संख्याओं पर, 0 पर, 1 पर, 2 पर, ऐसे आगे और पीछे कहीं भी जाओ तो ये सीमा तो अस्तित्व में है इसकी। यदि मैं आपसे बोलूं लिमिट x अप्रोचेज i, f(x) कितना है, तो ये वाली वैल्यू तो -1 है, और f(i) की वैल्यू मैं पूछूं तो 0 है। तो सीमा उस बिंदु के वैल्यू के बराबर नहीं थी, तो इसका मतलब ये विलगित प्रकार की असततता हो गई। विलगित प्रकार की असततता को अगर हमें हटाना है तो हम फंक्शन को नए तरीके से मान लो परिभाषित कर दें। मान लो मैं बोल दूं f(x) है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x, कब, जब x पूर्णांक नहीं है, और -1 है जब x पूर्णांक है। तो ऐसा करा तो फंक्शन कंफर्म कितना हो गया, -1 ही हो गया। तो इस प्रकार से, या और भी तरीके हो सकते हैं इसको परिभाषित करने के, जिससे हम उसको सतत बना सकें। तो ये नए प्रकार से परिभाषित किया गया जिससे फलन सतत हो गया। तो ये जो है ये हो गए विस्थापनीय प्रकार की असततता के क्वेश्चन। ये कौन सा वाला था बेटा, ये था विलुप्त बिंदु का, और ये कौन सा था, विलगित प्रकार का। आ गई बात समझ में। इनमें सब में सीमा तो अस्तित्व में थी। अब हम आते हैं कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन पे, जिससे हम अविस्थापनीय प्रकार की असततता भी समझ जाएं। तो तीसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए f(x) है, सीधा सीधा अगर मैं बोलूं मान लीजिए mod x/x या sin x/mod x ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ये लेते हैं f(x) बराबर tan इनवर्स 1/x, प्रतिलोम फलन है, और x बराबर 0 पर हमें चेक करना है। तो अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूं इसकी, तो लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस tan इनवर्स 1/x, जब x को धनात्मक 0 रखूंगा तो 1/0 अनंत जाएगा, और tan इनवर्स अनंत की लिमिट π/2 होती है। और ऐसे ही जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस, तो tan इनवर्स 1/x में ये x ऋणात्मक 0 जाएगा तो ये माइनस अनंत जाएगा, तो tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी माइनस π/2 आता है। तो LHL और RHL परिमित तो हैं पर बराबर नहीं है। तो ये किस प्रकार की अविस्थापनीय, क्योंकि सीमा ही अस्तित्व में नहीं है, तो ये हो गई परिमित प्रकार की असततता, अविस्थापनीय परिमित प्रकार की असततता। और किसी भी प्रकार से अब हम परिभाषित नहीं कर सकते नए रूप में फलन को जिससे फलन सतत हो जाए, ठीक है। अगला चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए
fx बराबर 2 की घात tan x ले लेते हैं, x बराबर π/2 पर बात करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम देख रहे हैं अपरिमित प्रकार की। तो अगर मैं आपने इसमें राइट हैंड लिमिट निकालूं तो लिमिट x अप्रोचेस π/2 प्लस 2 की घात tan x, π/2 प्लस पर π/2 प्लस मतलब दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट में tan माइनस अनंत π/2 के नजदीक, तो 2 की पावर माइनस इंफिनिटी तो हो गया 0, तो ये तो निश्चित संख्या आ गई। पर जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो वो लिमिट x अप्रोचेस π/2 माइनस पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो tan इंफिनिटी होगा और 2 की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये बेटा किस प्रकार की हो गई? अपरिमित प्रकार की असततता, ठीक है क्या। और डोलनीय प्रकार मैंने आपको अभी बता ही दिया, जैसे साइन 1/x है जिसमें x 0 की तरफ जा रहा है, तो वो हो गई अपरिमित प्रकार की असततता। समझ में आ गई बात? तो ये जो हमने असततता के प्रकार देखे, सबका कुछ एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया, और नाम के साथ आपको याद रखना है क्योंकि नाम से वो असततता पूछेगा किस प्रकार की है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप चाहो तो नोट में कुछ पॉइंट लिख सकते हो। आप एक नोट लिख सकते हो। परिमित प्रकार की अविस्थापनीय असततता में राइट हैंड, दाईं ओर से राइट हैंड लिमिट व लेफ्ट हैंड लिमिट के मानों के मध्य धनात्मक अंतर को असततता का उछाल कहा जाता है। असततता का उछाल कहा जाता है, इंग्लिश में से कहते हैं जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। इसका भी क्या मतलब है मैं आपको समझा देता हूं। किस में है ये बात कर रहे हैं? अविस्थापनीय प्रकार। अविस्थापनीय मतलब जिसमें सीमा अस्तित्व में नहीं है, पर परिमित प्रकार मतलब LHL और RHL जो थे वो निश्चित तो थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिमिट x अप्रोचेस 1, या fx फंक्शन मान लेते हैं। fx फंक्शन है महत्तम पूर्णांक x और x जा रहा है मान लो 0 से लेकर 3 तक। इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना है, महत्तम पूर्णांक फंक्शन का ग्राफ बनाना है, तो बेटा 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक फंक्शन का मान 0, 1 पर फंक्शन का मान 1 हो जाएगा, 2 तक जब तक नहीं पहुंचोगे तो ये फंक्शन 1 ही होगा। फिर 2 से लेकर 3 तक फंक्शन की वैल्यू 2 और 3 बंद है क्योंकि, तो उस पर फंक्शन की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो बेटा इसकी जो राइट हैंड सीमा है पूर्णांकों पर जहां फंक्शन टूट रहा है, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के बीच का अंतर कई धनात्मक अंतर बेसिकली। तो इसमें राइट हैंड लिमिट बड़ी है, तो अगर मैं जैसे आपसे बोलूं कि राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, कहां पर? जब लिमिट चढ़ी हुई है x पूर्णांक की तरफ, तो इसका जो उछाल का मापांक होगा वो 1 होगा। दिस माइनस दिस, ये लिमिट 1, ये 0, ये लिमिट यहां से 2 और यहां से 1, तो 2 - 1 1, 3 - 2, तो वैल्यू कितनी आ रही? 1। तो ये जो उछाल होता है, इसका जो अंतर होता है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के बीच का धनात्मक अंतर, उसे असततता का उछाल कहा जाता है। तो इसमें उछाल का मान कितना है? 1। और अगर पूछे फलन कितनी बार उछाल लिया, कितनी बार फलन उछला, कूदा, तो 1, 2 और 3, इसको भी काउंट करा जाएगा बेटा, क्योंकि हमने 3 पर बंद लिया था। तो उछाल हुआ कितनी बार? 3 बार, और उछाल का मान कितना था? 1 के बराबर। अच्छा, ये उछाल का मान अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस बिंदु पर पूछा गया। जैसे इस पे तो हर पूर्णांक पे उछाल 1 के ही बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये परिमित प्रकार की अविस्थापनीय असततता में बात करी जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी
कि कैसे हम असततता के प्रकार परिभाषित करेंगे, उछाल चाहिए तो उछाल कैसे निकालेंगे और उनको कैसी कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोस, स्टडी मटेरियल या और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है वो आप तक पहुँचे, तो आप नंबर 18002121 वापस रिपीट करता हूँ 18002121 पर कॉल करिए। कोई भी क्वेरी है आप इस पे कॉल करिए, आपकी क्वेरी का पूरा समाधान मिलेगा।